हैं 11वीं क्लास में कि पहले तो मैं आप लोग को सांख्यिकी का अर्थ और मैं आप लोग को बतला चुका हूं कि दूसरा अध्याय से स्टार्ट हुआ है 30% कटौती के बाद। तो इसमें हम लोग देख रहे थे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और महत्व देख रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे मैं बढ़ाता हूं। तो हम लोग देखे थे पहले में कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ देखे, है ना। उसके बाद हम लोग देखे अर्थ तो देख डाले, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे मूल्यतः उसमें अब हम लोग देखेंगे कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग मुख्य दो अर्थों में किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का मुख्य रूप से दो अर्थों के रूप में किया जाता है। तो पहला है बहुवचन के रूप में और दूसरा है एक वचन के रूप में। अब बहुवचन के रूप में क्या स्थिति है और एक वचन की क्या स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको आगे देखते हैं। तो बहुवचन के रूप में देखते हैं सांख्यिकी। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कैसा दिखेगा। तो अर्थ संख्यात्मक सूचना या तथ्यों के संबंध में मात्रात्मक सूचना से लिया जाता है, मात्रा के द्वारा सूचना लिया जाता है। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से होता है, आंकड़े किसी तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। तथ्य मतलब आंकड़े में समझा देता हूं आपको। जैसे मैं सर्वे होते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखे हैं तो पशु वाले गणना अलग होते हैं, व्यक्ति गणना अलग होते हैं, कुपोषित बच्चे का गणना अलग होता है, उसी को बोलते हैं आंकड़े बोलते हैं। तो इसमें आंकड़े किसी तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़े हो गया जो पहले मैं बताया हूँ, रोजगार संबंधित आंकड़े हो गए, गांव ग्रामीण क्षेत्र में कितना बेरोजगार है, कितने को रोजगार मिला है, ये सब चीज आते हैं। और सार्वजनिक व्यय के आंकड़े इत्यादि। सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखे हो, जैसे गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत से इसका सूचना मिलते हैं। तो कोई अधिकारी को नियुक्त करके हम उसका सूचना को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य जैसे राम को प्रति माह 100 रुपया जेब खर्च मिलता है। राम एक व्यक्ति है, उसको उनके खर्च करने के लिए क्या मिलता है, 100 रुपये मिलता है। सांख्यिकी नहीं कहलाएगी क्योंकि ये गिनती में है। ठीक है, यह आंकड़ा न तो एक समुचित है और न ही एक औसत है। इनके विपरीत जैसे 11वीं कक्षा के विद्यार्थी का औसत जेब खर्च 25 रुपया प्रति माह है, या 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी है तथा बीए के प्रथम वर्ष में 100 विद्यार्थी हैं आदि सांख्यिकी आंकड़े हैं, क्योंकि यह आंकड़ा समुचित अथवा औसत को दर्शाता है एवं संख्यात्मक तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहा जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में इसमें नहीं बतला रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बतला रहा है, ये समूह को महत्व देता है। ये जो क्या है, बहुवचन मतलब स्पष्ट है बोलने से कि बहुवचन मतलब बहुत सारे व्यक्ति, है ना, एक से अधिक। तो इसको स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हो। बहुवचन के रूप में अगर आ जाए, आपकी क्वेश्चन में भी है, पीछे में आप लोग पलट के देखोगे तो इसमें बोले हैं अलग अलग बहुवचन का अर्थ क्या है, एक वचन का अर्थ क्या है, ऐसे करके बतलाया है। मतलब इसमें स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का औसत नहीं लेंगे हम, समूह के द्वारा। जैसे इसमें स्पष्ट बोले हैं कक्ष के द्वारा बोले हैं औसत, ऐसा मतलब इसमें स्पष्ट कर डाले हैं। और इसमें स्पष्ट है कि बहुवचन के रूप में है बोले हैं। तो बहुवचन मतलब आप लोग तो पूर्व क्लास में पढ़े ही होंगे कि एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा भी अनेक जो है वो उसने दिए हैं। जैसे शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री ने इसका अलग अलग परिभाषा दिए हैं। तो आप लोग बेटा अपने हिसाब से
कम से कम आपको 2 परिभाषा आपको याद कर लेना। अब इसमें बहुत बड़ा बड़ा भी है, छोटा छोटा है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन इनका जो अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी व्यक्ति अगर एक चीज को लिख देता है कि ये मेरे अनुसार होता है करके लिख देता है, तो वो उन्हीं के अनुसार होगा, कोई दूसरा व्यक्ति का नहीं। मतलब मेरे बोलने का मतलब है, आप इसको इसमें मिला दिए, उसको इसमें मिला दिए, वर्ड को ऐसे करके लिखोगे तो वो गलत मानते हैं। ठीक है, वो परिभाषा है ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से आगे लेके चलता हूं। तो इसमें देखते हैं सांख्यिकी का विशेषताएं। तो ये जो है वो बहुवचन के रूप में है ना, बहुवचन का विशेषता है। ठीक है, बहुवचन का विशेषता है सांख्यिकी का। तो इसमें देखते हैं हम, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। ठीक, क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट याद करना और आराम से करना, क्योंकि इसमें बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ही उचित है। अगर इधर उधर करोगे तो नुकसान हो जाएगा, आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सांख्यिकी का तथ्यों का समूह है, संख्याओं में व्यक्त है, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित होता है, उचित मात्रा में शुद्धता मिलता है, व्यवस्थित रूप में संकलित होता है, और है छठवां भी है आपका, सातवां भी है आपका, है ना। मैं नीचे में नहीं लिखा हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लेना बुक को, पेज नंबर 17 है। ठीक है, इसमें और आगे पांचवा के बाद छठवां बता देता हूं। पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है इनका, समग्र परंपरा परस्पर संबंधित होनी चाहिए। तो एक प्रकार से ये हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट अपने को देख लेते हैं, सांख्यिकी तथ्यों का समूह किसके द्वारा, बहुवचन में देख रहे हैं ना। तो सांख्यिकी तथ्यों का समूह पहले भी बतला चुका हूं। सांख्यिकी तथ्यों का समूह किसी एक तथ्य से संबंधित आंकड़े को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता है ना। किसी एक तथ्य को नहीं, तथ्य का मतलब होता है एक व्यक्ति वाला नहीं होगा। इसमें स्पष्ट है कि बहुवचन है, मतलब मिक्सिंग को ही लिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष के भार अथवा आय को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के भार, जैसे एक व्यक्ति का भार कितना है, उनका आय कितना है, इसको सांख्यिकी में नहीं लिया जाता है। इसका कारण यह है कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ संख्यात्मक तथ्यों के समूह जैसे भार, ऊंचाई, आय आदि संबंधित समूह में हो, किसमें हो, समूह में हो समूह में हो सांख्यिकी कहलाएंगे, क्योंकि इनकी तुलना की जा सकती है और इनमें संबंध भी स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए, सांख्यिकी नहीं है। मैं पहले भी और बार बार बतला रहा हूं कि इसमें एक व्यक्ति का नहीं होता, इसमें समूह का जोड़ दिया जाता है इसमें। किंतु विद्यार्थी के एक समूह द्वारा प्रतांग सांख्यिकी है। और जैसे एक क्लास, जैसे 7वीं क्लास में कोई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का नहीं लेंगे, लेकिन उनका जो समूह है, औसत है, उनको इसमें लिया जाता है। तो ये आपका सांख्यिकी तथ्यों का समूह हो गया। फिर संख्याओं में व्यक्त, अब आगे देखते हैं। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों जैसे छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर को सांख्यिकी नहीं कहेंगे। ठीक है, व्यक्त किसमें करेंगे, संख्या में। 20 है, 40 है, 50 है, ऐसे संख्या में व्यक्त किया जाता है। लेकिन क्या है, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, इसको नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि इरफान पठान लंबा है तथा सचिन छोटा है, आप लोग देखे हो क्रिकेट में, तो इसका भी इसमें उदाहरण दिया है कि इरफान पठान है वो लंबा है हाइट से, और सचिन है वो क्या है, छोटा है। छोटा है मतलब गुण से छोटा नहीं है भाई, वो मात्र उनका हाइट है। ठीक है, तो ये कथन सांख्यिकी नहीं कहलाएगी,
परंतु यदि यह कहा जाए कि इरफान पठान की लंबाई 6 फुट 2 इंच है तथा सचिन की लंबाई 5 से 4 फीट इंच है, ये सांख्यिकी कहलाएगा। ठीक है, तो मैं पहले भी बतला चुका हूं कि संख्याओं में व्यक्त करना मतलब इनका स्पष्ट उदाहरण इसमें बतला दिए हैं, आप लोग समझ सकते हो इसको। अब हम लोग देखते हैं आगे अनेक आंकड़ों द्वारा प्रभावित, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित, इसमें देख लेते हैं। तो समक अनेक आंकड़ों द्वारा प्रभावित होती है, न किसी एक विशेष कारण द्वारा। ठीक है, उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन संबंधी समकों पर भूमि की उत्पादन, जलवायु, सिंचाई सुविधाएं, बीज व उर्वरक आदि का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार देश की जनसंख्या संबंधित समस्याओं, देश की जन्म एवं दरें, परिवार नियोजन की प्रगति, जलवायु, शिक्षा की स्तर आदि कारणों से प्रभावित होती हैं। अनेक कारण होते हैं जिसमें प्रभावित होते हैं, क्या सांख्यिकी बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज हैं, बीज है, उर्वरक ले लिए हैं, इसी में जलवायु है, शिक्षा के क्षेत्र है, आदि कारण। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें उचित मात्रा में शुद्धता। सही बात है कि इसमें उचित मात्रा में शुद्धता इसलिए आते हैं कि इसमें भार वार को तो नहीं लेना है, इसको अंक से स्पष्ट होता है। तो इसमें क्या है, उचित जो मात्राएं रखते हैं उसमें शुद्धता आती है। तो इसमें अपने को देख लेते हैं, समकों के आंकड़ों संकलन में शुद्धता की मात्राएं का होना परम आवश्यक है। यह शुद्धता आधुनिक संसाधन के उद्देश्य, उनकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध संसाधनों पर होनी चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि संख्या के माध्यम से हम इनका गणना कर सकते हैं और शुद्धता परिणाम भी मिल सकते हैं अपने को। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं व्यवस्थित रूप में संकलित। सही बात है, अगर हम किसी गांव का एक मुद्दा है कि गाय कितना है, बैल कितना है, ऐसे करके अलग अलग व्यक्ति को हम भेज दिए उसको गणना करने के लिए। ठीक है, उसको पूरा बतला दिए कि इस, जैसे एक प्रकार के बोलते हैं बनसाकरा गांव है ना, बनसाकरा ये यहीं पास में है 5 किलोमीटर। तो उनका हमको गाय बैल की संख्या को क्या है, कैसा है, कितना है गांव में, ऐसे करके देखेंगे। तो उसमें क्या है, सब अगर व्यवस्थित रूप से लेके आए आंकड़े, है ना, आंकड़े व्यवस्थित रूप से यहाँ लेके आए तो हम गिनती के अनुसार से बता सकते हैं इसको कि व्यवस्थित। अब भाई सब लेके आओगे व्यवस्थित रूप में रहेगा, आंकड़े भी शुद्धता मिलेगा, इसका चेक हम स्पष्ट रूप से बतला सकते हैं। हमारे अधिकारी जो रहेंगे उसको स्पष्ट रूप से बतला सकते हैं कि यहाँ का कितना औसत है ना, गायों का, बैलों का, है ना, बछड़ों का, ऐसा करके हम एक प्रकार से इसमें व्यवस्थित रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। पूर्व निश्चित उद्देश्य, पूर्व निश्चित उद्देश्य का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग नीचे में देखेंगे। पूर्व निश्चित उद्देश्य का मतलब होता है आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकत्रित किए जाते हैं। तो इसको पूर्व के पहले मतलब तुरंत तत्काल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तैयारी भी जरूरी है, प्रशिक्षण भी देना पड़ता है बच्चे लोग को, टीचर लोग को। जैसे किसी को अगर भेजेंगे तो ये सब चीज है। जैसे हम लोग बीएड में किए हैं कि एक गांव था, उनका हम लोग सर्वे किए, तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट रहते हैं उनका, है ना, कि इस क्षेत्र में कितना रहेगा। तो हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में गए और वहां हम लोग एक घर परिवार का गणना किए, तो उसमें स्पष्ट पता चला कि आपको कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। जैसे आपने सर्वे, एक उदाहरण के लिए छोटे चीज बतला देता हूं। जैसे पूर्व में हम किसी व्यक्ति को गांव का सरपंच बनाने वाले हैं, तो सरपंच बनाने वाले हैं तो इनका व्यवहार कितने लोग पसंद करते हैं, इसका हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है, सांख्यिकी में। ठीक, इसमें स्पष्ट है किसी गांव के किसानों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाए तो कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि उन्हें
क्यों एकत्रित किया जाता है? तो क्यों एकत्रित किया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि उनका कुछ पूर्व उद्देश्य होगा, इसलिए। इसी प्रकार से सरपंच वाला जो बतलाया हूं, उनका कार्यशैली कैसा है, कैसा व्यवहार है, उसको हम आगे भी देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, समग्र परंपरा संबंधित होनी चाहिए। समग्र परंपरा संबंधित होनी चाहिए मतलब इनका स्पष्ट है। समकों में एक विशेषता यह भी होता है कि वे एक दूसरे से तुलनात्मक होना चाहिए। अब क्या है, जो आंकड़े लेके आए हो, वो समक को लेके आए हो, तो उसमें थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, आप थोड़ा से अच्छा से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट समझ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे हैं कि सांख्यिकी का विशेषताएं देखे हैं, किसमें बहुवचन के रूप में देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे एक वचन रूप में सांख्यिकी। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है, इसको पढ़ेंगे, है ना। इसका परिभाषा है, विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद सांख्यिकी में क्या है, उपकरण है, उसको पढ़ेंगे, सांख्यिकी का क्षेत्र पढ़ेंगे, है ना, सीमाएं पढ़ेंगे, सांख्यिकी के सीमाएं पढ़ेंगे, है ना, सांख्यिकी का कार्य पढ़ेंगे, सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व देखेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज हैं, आप लोग बड़ा सावधानी पूर्वक बहुत अच्छा से आप लोग बना सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट याद करना, कोई प्रकार का अगर परेशानी भी होगा तो आप फोन के माध्यम से मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, मैं थोड़ा से बतला देता हूं कि ये जो है एक वचन के रूप में आप कैसे अपने को देखना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक एक पॉइंट को, बहुत सारा चीज है अर्थशास्त्र में बेटा, बड़ा सावधानी से अच्छा से आपको पढ़ना है। ये हो गया बहुवचन का हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें सांख्यिकी में एक वचन। बहुवचन में आप लोग को मैं तो बतला दिया हूं कि बहुवचन में एक व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता, है ना, एक समूह को लिया जाता है, उसमें बल दिया जाता है। अब एक वचन के रूप में, है ना, सांख्यिकी का एक वचन। अब इसमें अपने को देख लेते हैं क्या है इनकी स्थिति। ठीक है, एक वचन में सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी विधियों से है। विधि के मतलब ये होते हैं, जैसे उसमें क्या क्या एक प्रकार के विधि होते हैं, उनके बारे में बतलाया। आंकड़ों के संकलन और संकलित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने हेतु अनेक सांख्यिकी विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण तथा आंकड़ों का निर्वचन। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी की विधियों से ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं मूल्यतः रूप से आंकड़ों का संकलन। अब मैं बोला हूं, पहले भी बतला दिया हूं, बहुवचन में अब आंकड़े को इकट्ठा करना है, तो आंकड़े मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, आंकड़े इकट्ठा करके लाओगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अब यहाँ आओगे, 2-3 दिन ऐसा ही लगेगा कि आप पूरे सभी का कलेक्ट करोगे, जो प्रमुख रहेगा वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको जनता को दिखाना है। एक आप लोग देखे नहीं हो जी कि जैसे राज्य सरकार रहते हैं, राज्य सरकार रहते हैं, अपने बजट लाता है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार बजट लाता है तो वो 2 मिनट में ला देगा क्या? नहीं, एक एक मंत्री के साथ क्या है मीटिंग करते हैं, क्या क्या मुद्दा है ना, वर्तमान स्थिति में क्या करना है, उसको बजट में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक एक, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आंकड़ा 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, है ना, बहुत सारे इसमें नियम है। तो राज्य सरकार का बजट है तो पूरे मंत्री का मीटिंग लेता है, एक एक मंत्री का एक एक दिन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है
जो हमारे बीच, उसी प्रकार ये तो राज्य का हो गया, उसी प्रकार केंद्र सरकार भी करते हैं, केंद्र सरकार भी करते हैं, है ना। ये तो राज्य वाली बात हो गया। फिर उसी प्रकार केंद्र सरकार भी करते हैं, अपने मंत्री को बुलाते हैं और उसके बाद मीटिंग लेते हैं, अलग अलग मंत्री को बुला के मीटिंग लेते हैं, क्या क्या मुद्दा है, वर्तमान स्थिति क्या है, किसमें मंदी आ रहा है, किसको उठाना है, ये सब चीज इसमें भी मीटिंग लिया जाता है और मीटिंग के द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैं बतला देता हूँ, हम लोग के में भी बहुत परेशानी है। जब इकट्ठा करके लाए तो उसमें प्रस्तुतिकरण करना है, तो प्रस्तुतिकरण हम लोग कैसे करना है, तो प्रस्तुतिकरण करने का मतलब होता है एक प्रकार का आपको जनता के सामने आपका बात रखना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है, उसके बाद आंकड़ों का क्या है, औसत सही आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज देखना है। आंकड़ों का निर्वचन मतलब एक प्रकार का क्या है, इसको एक निर्धारित व्यक्ति के द्वारा इसको चेक कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ विधियों से ही लिया जाता है, मतलब जो विधि है ना, राज्य सरकार द्वारा विधि बनाए जाए, केंद्र सरकार के द्वारा विधि बनाए जाए, तो इसको हम लोग लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि एक वचन का अर्थ क्या है ना, इसमें स्पष्ट लिख देना आप लोग, इसमें विधियों का महत्वपूर्ण रहते हैं और उदाहरण लिख देना इसमें, है ना, आंकड़े का अलग अलग करके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, परिभाषा में देखते हैं, तो ये अर्थशास्त्री अनेक प्रकार से परिभाषा दिए हैं, उसको आपको अच्छा से ध्यान पूर्वक आप अपना एक किसी न किसी रूप में आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ज्ञान प्राप्त करना अवस्थाएं हैं। जैसे इसमें बतला देता हूं, आंकड़ों का संकलन है, आंकड़ों का संगठन है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, आंकड़ों का विश्लेषण है, आंकड़ों का निर्वचन है। मतलब जो ऊपर में जो टॉपिक बतलाया था, है ना, उसी को इसमें बतलाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का चैप्टर को यहीं पर मैं विराम देता हूं। हम लोग कल पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र पढ़ेंगे, इसमें सांख्यिकी का उपकरण आप लोग थोड़ा से पढ़ लेना कि, और कल मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोग को क्या क्या इनका उपकरण रहेगा उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।